हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली एंड फैशन चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मौसम का लुत्फ़ ले रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली में हो रही है झमाझम बारिश। और काफ़ी टाइम बाद दिल्ली में ऐसा मौसम बना है, क्योंकि बरसात तो लग गई है लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। तो काफ़ी टाइम बाद ऐसी बारिश हो रही है। तो हो गया मेरा सारा काम। बेटे को मैंने सुला दिया, क्योंकि जब आदू सो जाते हैं ना उसके बाद ही हमारा सारा काम होता है, क्योंकि ये करने नहीं देते। तो हो गया मेरा सारा काम और मैं हो गई हूँ फ्री। तो फ्रेंड, काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि आपको आपका बेबी इतना लेट क्यों हुआ। तो मैं आज आपके सामने शेयर करने वाली हूँ अपनी आईवीएफ जर्नी, कैसे मतलब हमने ये ट्रीटमेंट लिया। तो फ्रेंड, हुआ ये था कि शादी के 2-3 साल 1 साल तक तो हम ट्राई नहीं करा बेबी के लिए। तो क्योंकि हर कोई सोचता है कि अभी तो भाई 1 साल तक तो ना ही हो तो ठीक ही है। ऐसे ही करते करते 1 साल गुजर गया। फिर हमने ट्राई किया तो नहीं हुआ। फिर हमने कुछ सालों तक हमारी फाइनेंशियली कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट ले सकें। और इसके बाद मैं भी जॉब करने लग गई थी, हस्बैंड भी अपना जॉब करते थे। तब वो जॉब ही करते थे, 7-8 साल पहले वो जॉब ही करते थे। तो इतना ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा नॉर्मली हो जाएगा करते 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 8 साल तक ट्रीटमेंट लेने। फिर हमने थोड़े थोड़े ट्रीटमेंट लेने स्टार्ट किए। IUI करवाया, जाने क्या क्या दवाइयाँ खाई, पता नहीं कितनी कितनी ट्रीटमेंट लिया। इतना ज़्यादा ट्रीटमेंट लेने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। एक बार तो मैंने IUI करवाने के लिए ट्राई किया। IUI करवाया, उसमें एग बनाने के लिए ना इंजेक्शन लगते हैं, एग बनाने के लिए इंजेक्शन लगे जाते हैं। वो इंजेक्शन भी खाए, उसकी वजह से मुझे इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और मैं एडमिट हो गई। पूरे 2-3 महीने के लिए तो मैं एडमिट ही थी। हर 15-20 दिन बाद वो ब्लीडिंग हो जाती थी इंटरनली यूट्रस पे। तो मेरे साथ ऐसे ही चलता रहा। फिर हमने फाइनली सोचा कि अब हम IVF करवाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने भी IVF करवाया था, अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट करवाया था। और उनको IVF के बाद मतलब बेबी रुक गया था। तो उन्होंने हमें सलाह दी कि आप भी IVF करवा लो, और ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, इससे हो जाता है। तो मैंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया। 3rd मंथ में मेरा जो वो एग करते हैं, सारा वो जो उनका प्रोसेस होता है IVF का, एग निकालना और उसके बाद दोबारा से एग यूट्रस में ट्रांसप्लांट करना, वो सब मेरा सक्सेसफुल हो गया। और वहाँ तक तो सब ठीक हो गया। और 15 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आती है, जब वो एग रख देते हैं आपके अंदर बना के, तो उसके 15 दिन बाद आपका ब्लड टेस्ट होता है, उसमें रिपोर्ट आती है। 15 दिन बाद मैं प्रेग्नेंट थी। मुझे 8 साल बाद ये खुशी मिली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और वो किट होती है ना, जो वो मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई थी। अब तो उसमें से वो रेड 2 लाइन्स होती है ना, वो गायब हो गई। तो वो जब उन्होंने मुझे दिखाई थी ना वो किट, तो मैं ना रोने लगी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मेरी किट, क्योंकि मैंने हर बार हर मंथ ट्राई करती थी कि ये 2 लाइनें आए, पर आती ही नहीं थी। वो एक ही लाइन आती थी और मेरा दिल फिर टूट जाता था। बहुत ज़्यादा दुख होता था, मेरे हस्बैंड को भी होता था कि ये बार बार उम्मीद लगा के बैठती हो, कुछ होता नहीं है। मुझे हार्मोन इम्बैलेंस की भी प्रॉब्लम थी, और अभी भी वो प्रॉब्लम मेरी बनी हुई है, क्योंकि मेरे एग अभी भी अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते। तो IVF करवाने का हमारा यही था कि वो नहीं बन रहे थे, दवाइयों के बावजूद भी वो नहीं उतने इम्प्रूव हो पा रहे थे। जो आप अंदर जो यूट्रस होता है ना, उसमें जो ट्यूब होती है आपकी, वहाँ तक वो एग जाते ही नहीं थे, इतने एक्टिव ही नहीं थे कि वहाँ तक जाके वो बेबी को स्पर्म के साथ मिलके बेबी को बनाए। तो सारी दिक्कत इसी में चल रही थी। तो फिर मेरे पास लास्ट यही था कि मैं IVF करवा लूँ, क्योंकि 8 साल बाद तक आपको अगर बेबी नहीं होता तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं होता। उसके बाद 3 महीने तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बार बार फील करती थी टमी पे हाथ रख के कि यार कुछ हो रहा है, कुछ फील हो रहा है, कुछ महसूस नहीं होता था। आदू ने 6 मंथ में हाथ पैर मारना स्टार्ट किए थे पेट के अंदर। उसके बाद तो वो इतना कूदा है पेट के अंदर कि पूछो मत।
फिर उसके बाद मेरी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई थी, क्योंकि मेरे को 7 मंथ से ना लेबर पेन होना स्टार्ट हो गया था। तो 7 मंथ से जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं ना, तो वो गलत होता है, उसमें ना प्रॉब्लम हो रही होती है अंदर बेबी को। तो मेरा ट्रीटमेंट, उस वक्त मैं एडमिट होती थी, फिर ठीक होके आ जाती थी। ऐसे ही करते करते डॉक्टर ने मुझे डेट दे दी थी कि 18 तारीख को हम मतलब 19 तारीख की डेट दे दी थी मुझे कि हम मई 19 को सर्जरी करवा देंगे। लेकिन आदू हो गया, 1 मई को मुझे लेबर पेन हुए और मेरी सर्जरी हुई, और जिस वजह से आदू प्रीमेच्योर हुआ, 8.5 महीने में हुआ। और इसकी वजह से फिर हमें नर्सरी में NICU में शिफ्ट करना पड़ा। सर्जरी के बाद भी इसको प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई। ये सर्जरी के बाद वेंटिलेटर पे था, क्योंकि इसे ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, तो ये वेंटिलेटर पे भी था, 22 दिन वेंटिलेटर पे था ये। और बहुत डॉक्टर ने तो हमें बिल्कुल डरा के रखा हुआ था कि नहीं, कोई उम्मीद नहीं है, ये है, वो है, लाना है, फलाना है, पर भगवान ने देना था और आज आदू ठीक है भगवान की दया से। तो 22 दिन वेंटिलेटर पे रहा और उसके बाद वो सी पाइप में रहा। मुझे 28वें दिन आदू घर ले जाने को मिला। इतना दर्द, इतना IVF के दौरान मेरी पूरे मुझे 8 महीने तक इंजेक्शन लग रहे थे, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, अंदर से ब्लड इन्फेक्शन हो गया था और वो उसकी कोई दवाई नहीं दे सकते थे, क्योंकि बेबी को प्रॉब्लम होती। तो मुझे पूरे 8 महीने तक इसमें बैक में और पेट नाभि में इंजेक्शन लेने पड़े। पूरे 8 महीने तक मैंने बहुत ख़तरनाक इंजेक्शन खाए हैं, जिसका रिएक्शन आज भी मुझे फील होता है, बहुत पेन होता है। तो उसके बाद आदू हुआ, वो भी वेंटिलेटर पे बीमार। उसके बाद भी वो 1 साल तक एडमिट ही होता रहा, क्योंकि वो प्रीमेच्योर होने के कारण उनसे इन्फेक्शन, एलर्जी हो जाती थी। और उसके बाद भी जब NICU से बच्चा घर आता है ना, उसके बाद भी आपको काफ़ी साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। और ये भी नहीं है कि हर IVF के बाद बेबी को NICU में भर्ती करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता ज़रूरी। वो मेरी किस्मत में था, मुझे दुख लिखा हुआ था तो मुझे मिला, ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी बच्चे के साथ नहीं होता। IVF एक सबसे इजी तरीका है। अगर जो औरतें माँ नहीं बन रही है, मैं उनसे साफ साफ बोलूँगी, टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपकी शादी को 4-5 साल हो गए हैं ना, तो आप IVF की तरफ ही चले जाओ, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। ज़्यादातर तो IVF में ट्विंस रुकने के ही चांसेस होते हैं, बट मुझे एक ही बेबी रुका था, क्योंकि मेरे साथ जो लोग ट्रीटमेंट करवा रहे थे, शायद उनको ट्विंस भी थे, कईयों के ट्विंस भी थे, तो मेरे सिंगल ही था। तो इतना लंबा ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर हम आदू को फाइनली हम घर लेके आए थे, और उसके बाद भी बीमार था। फिर हमने इसकी कुंडली वगैरह दिखाई थी, तो फिर बीमार रहता था, तो हम लोग उन सबसे दिखाते ही हैं सबको कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो फिर हमने इसे दिखाया था, तो उसमें पंडित जी ने ये कहा था कि इसके ग्रह वगैरह थोड़े से कमज़ोर हैं, तो आप इसके लिए महामृत्युंजय जाप रखवाओ। तो फिर हम वो जाप इसलिए हर साल इसके लिए रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप हर साल रखवाते हैं, क्योंकि हमारी आस्था अब उससे जुड़ गई है कि हाँ, जब से हम ये करवा रहे हैं, आदू बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम आदू को नहीं आती, बीमार भी नहीं। अब ये आप इसको वहम समझे, आस्था समझे, जो भी है, लेकिन भगवान पे विश्वास है इस चीज़ का कि आदू तब से ठीक रहता है जब से हम रुद्राभिषेक और जाप वगैरह करवाते हैं। आदू के लिए महामृत्युंजय जाप रखवाया जाता है। हर साल हम सावन में रखवाते हैं, पहला सोमवार पड़ जाए, दूसरा पड़ जाए, लेकिन हम रखवाते ज़रूर है उसके लिए। तो फ्रेंड, मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है, कई औरतें होंगी जो इस वक्त मुझे बहुत सुनने को आता है ऐसा, इतने साल हो गए माँ नहीं बन रही। कई लोगों के पास पैसे नहीं होते IVF करवाने के, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है। आप थोड़ी थोड़ी करके दवाइयाँ जो खा रहे हो ना, वो भी इतनी पड़ जाती है महंगी। और प्रेगनेंसी का खर्चा पता है कितना होता है? नॉर्मल भी आप दवाई लेने जाओ, अच्छी क्लिनिक में दिखाते हो, लेडी गायनेकोलॉजिस्ट से, उसकी भी फीस, दवाइयाँ इतनी कॉस्टली हो गई हैं। तो मेरे हिसाब से IVF एक बेस्ट तरीका है उन लोगों के लिए जो करवा सकते हैं। जो नहीं करवा सकते, मैं तो कह रही हूँ भगवान सबको औलाद दे, ऐसा किसी के साथ ना हो, क्योंकि कई गरीब होते हैं, नहीं करवा सकते, वो क्या करेंगे, वो IVF नहीं करवा सकते। तो भगवान, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको भगवान औलाद दे और राजी खुशी रखे उनके बच्चों को। और जिनकी नहीं हो रही है वो भी उम्मीद ना हारें, क्योंकि
भगवान इस दुनिया में है, वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालता है। अगर भाग्य में लिखा है तो वो मिलेगा ज़रूर, उसको कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि मुझे तो बहुत ही बुरा सुनने को मिलता था। जब मेरा बेबी नहीं था तो मुझे बाहर के लोग भी बोलते थे बहुत ज़्यादा। मेरी अपनी फ्रेंड थी, उसकी गोद भराई थी, उसने मुझे अपनी गोद भराई में सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि उसकी सास ने ये बोला था कि नहीं, उसके बच्चा नहीं है, और जिनकी औरतों के बच्चे नहीं होते ना, उनको गोद भराई में नहीं बुलाया जाता। तो उसने मुझे नहीं बुलाया था। फिर मैं उसके बच्चे के नामकरण में भी नहीं जा पाई थी क्योंकि उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था। तो कहने की ये है कि लोग सिर्फ आपको सुनाएंगे, आपकी मदद कोई नहीं करेगा। तो लोगों की बातें सुनकर ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ और अपने दिमाग से निकाल दो। जिन लोगों की बातें समझ नहीं आती, जो लोग आपको समझ नहीं आ रहे, जो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को ना एक तरफ रख के चलना चाहिए। ऐसे लोगों का होना ना होना एक बराबर है। ऐसे लोगों से आप रिश्ते भी तोड़ देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए फालतू। ये लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही देखेंगे, अच्छाइयाँ नहीं देखेंगे, आपका स्ट्रगल नहीं देखेंगे। आपकी कामयाबी तो देख लेंगे लेकिन कामयाबी के पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं देखता। तो यही आज मेरा बेटा हो गया तो सब बोलते हैं हाँ किस्मत है किस्मत। ये नहीं देखते कि हाँ मैंने इतना स्ट्रगल किया, उसके पीछे इतना दर्द सहा है, इतना सब कुछ किया है। ये आप ही कर सकती, एक माँ ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव है मेरे लिए, बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मेरा 29 साल, मुझे जब बेबी नहीं भी हो रहा था तभी भी उन्होंने कभी एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ यार तुम माँ नहीं बन पा रही है, ये वो। ऐसे कई लोग कहते हैं ना प्यार कम हो जाता है, लेकिन वो मुझसे आज भी बहुत प्यार करता है, उससे ज़्यादा ही करता है। आगे के आने के बाद तो ज़्यादा ही हो गया है। बोलते थोड़ा कम है लेकिन प्यार बहुत करते हैं। तो फ्रेंड बात ये है कि किसी भी चीज़ से ना आपके रिश्ते पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप हस्बैंड अच्छा होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, हर चीज़, हर परेशानियाँ झेल जाता है। और भगवान पे मेरी आस्था हमेशा से है। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करती हूँ डेली, लेकिन ये है कि मैं मानती ज़रूर हूँ। सुबह उठती हूँ और शाम को सोती हूँ तो उसका धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे इतना सब कुछ दिया है। लोगों के लिए शायद ये कुछ ज़्यादा नहीं होगा, मुझे पता है हमारे ऊपर बहुत सारी दिक्कतें हैं। लोगों के लिए ज़्यादा नहीं होगा, शायद इससे भी लोग अच्छी लाइफस्टाइल जीते होंगे, पर मेरे हिसाब से जो भगवान ने मुझे दिया है वो बहुत ज़्यादा है और मैं उसमें बहुत सेटिस्फाई हूँ। जब तक आप खुद सेटिस्फाई नहीं होते ना किसी चीज़ से, तब तक आप कहीं खुश नहीं रह सकते। अगर आपको खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा ना, अपने किए कामों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, तो आपको ना दुनिया में किसी भी चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता, क्योंकि अंदर से खुश नहीं हो आप। इसलिए तो मैं हर चीज़ के लिए ना अंदर से खुश हूँ। मैं जो मिल रहा है मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं कोई भी चीज़ को ये सोच के चलती हूँ कि भगवान की मर्ज़ी है, भगवान ये चाहते हैं। इसको कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा भगवान को कोई आस्था रख रही हूँ, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान इस दुनिया में हर चीज़ है और भगवान का तो अस्तित्व कोई नकार ही नहीं सकता। तो फ्रेंड प्लीज़ आप भी भगवान पे उम्मीद मत छोड़िए। और जो औरतें माँ नहीं बन सकती, मैं उनको एक ही सलाह दूँगी कि प्लीज़ हिम्मत मत हारना। IVF ट्रीटमेंट एक बार लेकर देख लो, बहुत अच्छा है। आपके यहाँ जो भी अच्छी IVF सेंटर है आप वहाँ से करो। मैंने तो फर्स्ट टाइम पे अटैम्प्ट कर लिया था। कई लोगों के फर्स्ट टाइम पे नहीं होता, लेकिन सेकंड टाइम पे भी हो जाता है, लेकिन हो जाता है बेबी। तो प्लीज़ आप जाओ, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाओ। वेट किस चीज़ का कर रहे हो? भगवान खुद आके प्रकट होके नहीं कहेगा IVF करवाओ, वो रास्ता देता है किसी ना किसी के थ्रू, और आपको उस रास्ते पे चलना है। भगवान स्वयं आके किसी को रास्ता नहीं दिखाते, वो किसी ना किसी के थ्रू आपको बताते हैं। तो जिन लोगों को IVF करवाना है ना, वो इजीली करवा सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरी प्रॉब्लम अलग थी, मेरे साथ चीज़ें अलग हो रही थी, इसलिए शायद मुझे इतना ज़्यादा झेलना पड़ गया। IVF पे इतना दर्दनाक नहीं होता। IVF मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन IVF बहुत ही ईजी तरीका है। अगर आपकी शादी को काफ़ी साल हो गए हैं और फिर भी नहीं हो रहा है तो आप IVF की तरफ जा सकते हैं। बहुत ईजी ट्रीटमेंट होता है। तो ये थी मेरी IVF जर्नी। इसमें हर 15 दिन में आपका चेकअप होता है। हर रोज़ इंजेक्शन भी आपको खाने पड़ेंगे, दवाइयाँ भी आपको खानी पड़ेगी, बेड रेस्ट भी आपको करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और रिज़ल्ट भी बहुत खूबसूरत होता है। जब इतने सालों तक आप माँ बनने की उम्मीद में हो चुके होते हैं, उसके बाद जब आपके ट्रीटमेंट के बाद जब बेबी आता है ना, जब मैंने अपने बच्चे की आवाज़ सुनी थी ना, पहली बार मैं रोने लगी थी ऑपरेशन थिएटर में। और मेरे को देखने को नहीं मिला था आगे, क्योंकि
तुरंत की ये इसको ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, तो तुरंत की तुरंत NICU में एम्बुलेंस ले गई थी। 8 दिन बाद मैंने अपना बेबी देखा था और पूरी पट्टियाँ थी, मुंह में पाइप जा रहा था, जगह जगह छेद कर रखे थे, इतने पाइप जा रहे थे इसके अंदर ना कि मुंह तो दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने इसके पैरों को ना थोड़ा टच करा ना, तो ये हिलाना लग गया, पैर अपने हिला रहा था। उस दिन मैं इतना रोई थी, मेरे आज भी वो दिन देखकर रोना आ जाता है। बहुत खूबसूरत एहसास होता है माँ बनने का। तो फ्रेंड मैं यही कहूँगी कि अगर आपको काफ़ी साल हो गए हैं शादी को और बेबी नहीं हो रहा है ना, तो प्लीज़ आप ना ट्रीटमेंट करवाइए। बहुत अच्छा होता है IVF उन लोगों के लिए जो माँ नहीं बन सकती। तो ये थी मेरी IVF की जर्नी जो मैं आपके साथ आज शेयर किया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पसंद आएगा और आप इसको ट्रीटमेंट को मस्त ज़रूर लें। अगर आप माँ नहीं बन पा रही हैं तो ज़रूर। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।